कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देख लिया था और कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में बहुत सारी चीजें देख ली थी। एक मिनट। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में हमने देखा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमें कार्बोकेटाइन में मिलता है। किस चीज से मिलता है कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी? लोन पेयर के रेजोनेंस से मिलता है। लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। देन डांसिंग रेजोनेंस, इसको भी देख लिया था। फिर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करे, उससे एरोमेटिक करेक्टर आ जाए। फिर हमारा नॉर्मल बेंजीन से रेजोनेंस, फिर हमारा 3 डिग्री, फिर हमारा अलाइल, और फिर ये पूरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हमने क्या देख लिया था? ऑर्डर देख लिया था। डांसिंग रेजोनेंस को भी हमने अच्छे से क्या कर लिया था? समझ लिया था। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ जीओसी देख रहे हैं। प्लस आर माइनस आर, प्लस एच माइनस एच, प्लस आई माइनस आई हो गया। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये हमने पूरा डिटेल में अच्छे से क्या कर लिया? समझ लिया। ठीक है, अब आज हम एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, और ये एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है आपके पास में, अगर आप देखें, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? कोई भी कंपाउंड एसिड है, इसका क्या मतलब है? अगर हमें कोई बोले कोई कंपाउंड एसिड है, तो इसका मतलब है हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास में बॉन्ड ब्रेक करता है और मीडियम में H प्लस लिबरेट करता है, इसको हम एसिड बोलते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास में HA बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट H और A में होने वाला ओवरलैपिंग है। ये बॉन्ड जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होकर मीडियम में H प्लस आयन क्या करेगा? लिबरेट करेगा। दैट मीन्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाएं और हमें बोले H2O, H2SH, H2SE, बना लेता हूं मैं डायग्राम, फिर बात करते हैं। H2SE, H2TE, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोलेंगे हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल दे रहा है। ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? यहाँ पे 2p, इधर सल्फर 3p, 4p एंड 5p। तो अप टू डाउन आने पे हमारे पास में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वीक हो रही है, बॉन्ड हमारे पास में वीक हो रहा है। तो हमारे पास में कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा? तो मैं कहूंगा ये वाला बॉन्ड हमारे पास में इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अप टू डाउन आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आपके पास में बढ़ जाएगी। तो पीटर साइक्स नाम का एक बुक है, वो लिखता है हमारे पास में सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से आप सबसे पहले क्या देखोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा HF, HCl, HBr एंड HI। जब आप इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हो तो ये भी अप टू डाउन आते हैं हम लोग, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है आपके इसमें? बढ़ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स देखते हैं, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सेलिनियम भी है, टेल्यूरियम भी है। तो इनऑर्गेनिक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में अल्कोहल है, हमारे पास में फिनॉल है, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इन सब के अंदर H प्लस निकलेगा। और जब भी H प्लस निकलेगा तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, OH, OH एंड OH। और जब भी OH बॉन्ड टूटेगा तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग 2p, और कौन सा होगा हमारे पास में? 1s, 2p एंड 1s। यानी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सेम रहने वाली है। अब अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर सेम रहने वाला है तो फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? तो मैं बोलूंगा जिसका एनायन स्टेबल बनेगा। एनायन को हमें क्या करना है? स्टेबल बनाना है। जितना स्टेबल एनायन बनाओगे उतना ही इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे डिपेंड करता है? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। इफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज सेम,
तो उस कंडीशन पे किस पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे एनायन की स्टेबिलिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। कोई भी एनायन स्टेबल कब होगा, अगर एक एनायन है तो वो स्टेबल कब होगा, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे तो वो स्टेबल होगा। अगर हम एनायन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये तो डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो एनायन क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो कह रहा बहुत बढ़िया, हमने अच्छे से सीख लिया, एनायन को स्टेबल करो और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इससे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम चल जाएगा। कह रहा ठीक है। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ होता है, हमारे पास में ऐसे जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, अगर हमारे पास में इस तरह से बोल दिया जाए कि ये 4 अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप कहोगे क्यों मजाक कर रहे हो, चारों सेम मॉलिक्यूल है, इन चारों मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी सेम है और कंपाउंड भी सेम है। तो एक जैसे मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हल्का सा चेंज करने के लिए, स्लाइट चेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप्स लगाऊंगा, प्लस आई माइनस आई वाले ग्रुप लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं एफ लगा दूं, सीएल लगा दूं, बीआर लगा दूं और आई लगा दूं, क्या अब एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, हमारे पास में फर्स्ट कंपाउंड में से क्या निकलेगा, एच निकलेगा, सेकंड कंपाउंड में से एच निकलेगा, और क्या जनरेट होंगे, मैं बोलूंगा एनायंस क्या हो जाएंगे हमारे पास में जनरेट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनायंस बन गए। यहाँ एफ है, इधर सीएल है, इधर बीआर है, इधर आई है, ठीक है। सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, मैं बोलूंगा एफ सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसका इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। सीएल सेकंड नंबर पे विड्रॉ करेगा, बीआर थर्ड नंबर पे विड्रॉ करेगा, आयोडीन सबसे कम विड्रॉ करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन क्या हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सारी चीज अच्छे से देख ली। अब होता ही है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ वाला ज्यादा एसिडिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वाला ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखी जाती है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जहां से हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अगर वो सेम हो जाए, देन हम क्या देखते हैं, एनाइन की क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है ना। वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, कह रहा ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पे शुरुआत की, कोई हाई फाई मैंने यहाँ पे आपका कसम बात नहीं किया है, ठीक है। तो अब बात आता है हमारे पास में, और आगे बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास में फिनॉल दे रखा है, ये वाला फिनॉल हो गया, फिर हमारे पास में ये वाला फिनॉल हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास में ये वाला फिनॉल हो गया। अगर मुझे पूछे इन फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ का आप ऑर्डर बताओ, आप कहोगे सारे फिनॉल सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं ग्रुप्स अटैच करके एंड देन मैं क्या कर सकता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ को स्लाइड चेंज कर सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, फिनॉल के ऊपर अगर हम लोग कभी कोई ग्रुप लगाते हैं, ग्रुप ऑर्थो पे लग सकता है, ग्रुप मेटा पे लग सकता है, ग्रुप पैरा पे लग सकता है। अगर ग्रुप ऑर्थो पे होगा तो सबसे पहले रेजोनेंस करेगा, फिर H एंड देन I, रेजोनेंस हाइपर एंड देन क्या होगा इसमें, इंडक्टिव, ठीक है। अगर मेटा पोजीशन पे अगर हम लोग ग्रुप लगाएंगे तो मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। पैरा पोजीशन पे अगर देखेंगे तो पहले रेजोनेंस, देन हाइपर, देन क्या होगा हमारे पास में इंडक्टिव। रेजोनेंस और हाइपर और तो पैरा पे ही लग रहे हैं, मेटा पे नहीं लग रहे, तो याद कीजिएगा हमने स्टार्ट एंड पढ़ा था। और तो एंड पैरा पोजीशंस जो होती है वो एंड टर्मिनल्स होते हैं, वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, लगता है। मेटा पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और तो पोजीशन पे जो हमारा H है उसके दो मतलब होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन भी यही आएगा एंड H बॉन्डिंग भी इसी जगह पर हमें क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को, यहां पे क्या करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपके इसमें कभी भी कोई भी कंपाउंड फिनॉल के फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, और अगर मान लो ग्रुप्स अगर ऐसे लगा रखे हैं, जैसे NO2 ग्रुप लग गया, साइनाइड ग्रुप लग गया, Me ग्रुप लग गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे कैलकुलेट करें एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो OH बॉन्ड ब्रेक करना है, OH बॉन्ड ब्रेक करना है, OH बॉन्ड ब्रेक करना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सेम है, दैट मींस जिसका एनायन स्टेबल बनेगा वो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप को आपने कहां लगाया वो चेक कीजिए, ग्रुप लगा हुआ है मेटा पे, मेटा पे एंड मेटा पे। मेटा पोजीशन पे NO2 क्या करेगा, मेटा पोजीशन रेजोनेंस के लिए नहीं बना है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं बना है, तो ये
इंडक्टिव के लिए बना है। NO2 क्या है? NO2 अल्काइल नहीं है। कह रहा है बहुत बढ़िया, अल्काइल नहीं है, इसकी सरफेस में नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये प्लस आई नहीं है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई हो गया। साइनाइड भी माइनस आई हो गया, Me प्लस आई हो गया। कह रहा बहुत बढ़िया, हमने इफेक्ट लिख दिया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम हाई फाई जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या? NO2 विड्रॉ करेगा, NO2 अच्छा विड्रॉ करेगा। ठीक है, साइनाइड थोड़ा कम विड्रॉ करेगा, Me क्या करेगा? डोनेट करेगा। कह रहा है हम तो माइनस आई का सीरीज भूल गए, तो याद कीजिएगा मैंने आपको ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाया था। एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, फिर 3.5, इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 थी, याद आया? ट्रिपल बॉन्डेड 3.25 था, नाइट्रोजन 3 था, इसका पूरे ग्रुप का 6.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। NO2 ज्यादा कीजिएगा, साइनाइड कम कीजिएगा, और Me डोनेट करेगा। H निकालो, इस जगह पे एनायन बनेगा, एनायन को NO2 स्टेबलाइज करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, दैट मीन्स फर्स्ट मोस्ट एसिडिक है। सेकेंड कंडीशन में H निकालो, एनायन बनेगा, वो जो एनायन बनेगा उसको साइनाइड स्टेबलाइज करेगा, तो सेकेंड नंबर पे एसिडिक। थर्ड पोजीशन पे जो एनायन बनेगा उसको आप और डोनेट करोगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एनायन को जितना आप स्टेबल बनाओगे, अभी अभी ने बताया था, एनायन को जितना स्टेबल बनाओगे इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो मीडियम में H प्लस आयनों का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा। कह रहा है ये अप्रोच बिल्कुल सही है। अभी मैंने केवल एक जगह पे ग्रुप लगाया है, इसलिए ये बिल्कुल सही अप्रोच लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने का बड़ा सीधा सिंपल सा पैटर्न है। सबसे पहले आप क्या करें? पोजीशन पहचाने ग्रुप का, उसका इफेक्ट लिखें, एंड देन हमारे पास में जिसका एनायन सबसे स्टेबल, वो मोस्ट एसिडिक हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मेरे पास में यहाँ पे फिर से फिनॉल फिनॉल एंड फिनॉल दे रखा है, ये फिनॉल का मॉलिक्यूल, अगेन मेरे पास में फिनॉल का मॉलिक्यूल, एंड अगेन फिनॉल का मॉलिक्यूल। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे IIT JEE में आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जब भी GOC का क्वेश्चन होता है वो मोस्टली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ही होता है। तो मैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ढंग से क्या करना होता है? पढ़ना होता है। अभी मैं बोलूंगा मेरे पास फिर से फिनॉल है, सब में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट मीन्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सबका सेम होगा। तो अब हम ग्रुप लगाएंगे, ग्रुप लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे कर देंगे। तो इस बार मैंने फिर से NO2 ग्रुप लगाया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका इसमें CH3 ग्रुप लगाया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका इसमें OMe ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए। ठीक है, तो अब मेरे पास में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, बड़े आराम से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमने जो ग्रुप अटैच किया है वो कौन सी जगह पे अटैच किया है? तो पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, बहुत अच्छा। NO2 में कौन सा इफेक्ट लगेगा? तो पैरा पोजीशन पे हम सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर देखते हैं, फिर इंडक्टिव देखते हैं। NO2 में क्या है? मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अगर उसमें पोलर पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस करे तो ये -R इफेक्ट शो करता है। CH3 में रेजोनेंस करने के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और लोन पेयर भी नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस नहीं करेगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो अब इसका H चेक करो, हाँ ये +H इफेक्ट से क्या करेगा? डोनेट करेगा। OMe पे लोन पेयर अवेलेबल है, ये +R इफेक्ट से क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये डोनेट करेगा, और बहुत अच्छा डोनेट करेगा क्योंकि रेजोनेंस से करेगा। ये भी डोनेट करेगा, थोड़ा कम करेगा। ये विड्रॉ करेगा। तो अब क्या करना है? H निकालो, एनायन बनाओ। ये वाला H निकल जाएगा, यहाँ एनायन बनेगा, ये वाला H निकलेगा, यहाँ एनायन बनेगा, ये वाला H निकलेगा, यहाँ एनायन बनेगा। जिसका एनायन सबसे स्टेबल वो जल्दी H निकालेगा, यही वाला एनायन सबसे स्टेबल है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड हो गया। सेकंड और थर्ड में सेकंड एनायन स्टेबल है, थर्ड एनायन अनस्टेबल है, एक्सप्लेन कर सकते हो? तो हम बोलेंगे ये हाइपर से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो जो एनायन बनेगा वो अनस्टेबल होगा। ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, तो जो एनायन बनेगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास में सेकंड ज्यादा एसिडिक निकलेगा। तो H निकाल के जिसका एनायन स्टेबल बने वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में हमें सिखाती है। कह रहा बहुत बढ़िया, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ हम बड़े आराम से एक एक जगह पे ग्रुप लगा के तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब आप ऐसे 100 एग्जाम्पल कर सकते हो। एक्चुअली आप यहाँ पे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं निकाल रहे हो, फिनॉल तो हमारे पास में तीनों जगह पे सेम ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या कर रहे हो आप ग्रुप का इफेक्ट क्या कर रहे हो? आप इसमें लगा रहे हो, यानी वो +I है, -I है, +R है, -R है, और उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो। ठीक है,
तीनों पोजीशन एक साथ अगर फिनॉल में अगर एक्वायर कर ली जाए और फिर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम तीनों पोजीशन को एक साथ एक्वायर करते हैं। हमारे पास में फिनॉल फिनॉल एंड फिनॉल क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कौन सा फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, आप बोलोगे क्यों मजाक कर रहे हो। फिर से हमारे पास में तीनों के तीनों फिनॉल आपके में इक्वली एसिडिक है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अप और डाउन कैसे करें, ग्रुप लगा के। हम एक ही ग्रुप को ऑर्थो पे लगा देते हैं, उसी ग्रुप को मेटा पे लगा देते हैं, उसी ग्रुप को पैरा पे लगा देते हैं, और अब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एनालाइज करेंगे। तो मैं फिर से बोलूंगा, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप अगर हम लोग लगाएं, ठीक है, वहां पहले रेजोनेंस चेक करना, फिर एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना, एंड देन इंडक्टिव चेक करना, इसी ऑर्डर में चेक करना। मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दे तो इंडक्टिव चेक करो, पैरा पोजीशन पे लगा दे रेजोनेंस, फिर हाइपर, और फिर इंडक्टिव क्या करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें पोजीशंस पहचानेंगे। पोजीशन हमारी और तो है, मेटा है एंड पैरा है, कह रहा बहुत बढ़िया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, सारे इफेक्ट एक साथ नहीं लिखने हैं, हम लोग सबसे पहले मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखेंगे और मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर नहीं आता है, देन हम सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बड़े आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। एमी ग्रुप रेजोनेंस नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस तो होगा नहीं। तो ये क्या करेगा, हाइपर करेगा। हाइपर में कौन सा करता है, प्लस एच इफेक्ट ऑर्थो पे, ठीक है। मेटा तो इंडक्टिव वाली जगह सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इस जगह पे ये प्लस आई लगाएगा। पैरा पोजीशन पे प्लस एच लगेगा। ये मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू पोजीशन हो गया। और अब इसी से एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करो। तो ये और ये डिसाइडिंग नहीं होंगे, लेकिन ये डिसाइडिंग हो जाएगा, मतलब मेटा हमारे पास में साइड में हो जाएगा। क्यों साइड में हो जाएगा, ये हाइपर से डोनेट कर रहा है, ये भी हाइपर से डोनेट कर रहा है, दोनों ज्यादा डोनेट करेंगे, ये कम डोनेट कर रहा है, तो इसका एनायन स्टेबल बनेगा। मेटा साइड में गया, दैट मीन सेकंड कंपाउंड बन गया मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। यानी सबसे पहले पोजीशन पहचानो, पोजीशन पहचान के मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखो, एंड देन हमारे पास में मेटा को साइड में कर लो। मेटा या तो मोस्ट एसिडिक बन के साइड में होगा या लीस्ट एसिडिक बन के क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। कह रहा बहुत अच्छा, मेटा गया। और तो पैरा पे इफेक्ट कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा। हाइपर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा था, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव में बात करें तो इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और तो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्टिव होगा, पैरा तक जाते जाते खत्म हो जाएगा, तो ये इंडक्टिव से भी डोनेट करेगा, तो रिजल्टेंट जो एनायन बनेगा वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो एच निकाल के एनायन बनाना ये पसंद नहीं करेगा। दैट मीन्स सेकंड के बाद में थर्ड मोस्ट एसिडिक होगा, एंड देन सेकंड मोस्ट एसिडिक होगा, एंड देन फर्स्ट आएगा। क्या मैं बड़े आराम से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सारे इफेक्ट कभी भी एक साथ नहीं लिखते, मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखो, एंड देन मेटा को क्या कर लो, साइड में कर लो। और तो पैरा में आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे पास में हमेशा कंपैरिजन सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट से क्या कर लोगे, कंपैरिजन कर लोगे। कह रहा ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, एसिडिक से निकाल लेंगे। तो अब अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, जिसके अंदर फिर से मेरे पास में फिनॉल दे रखा है, ठीक है, फिर से फिनॉल दे रखा है। अगर मेरे पास में 3 फिनॉल मैंने फिर से दिया और मैं पूछता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो आपका आंसर होगा कि तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, एंड देन NO2 ग्रुप लगा देता हूँ। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ फर्क आएगा, चेक करने का तरीका अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, पोजीशन पहचाने, ऑर्थो, देन कौन हो गया, मेटा, एंड देन कौन हो गया आपका इसमें, पैरा हो गया, ठीक है। ऑर्थो पे NO2 का पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से माइनस आर इफेक्ट है, मेटा पे माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ माइनस आर इफेक्ट है। देखो और तो पैरा पे इफेक्ट सेम है, मेटा अगेन साइड में जाएगा। NO2 माइनस आई से खींच रहा है, कम खींच रहा है, और तो पैरा पे ज्यादा खींच रहा है, बहुत बढ़िया। तो और तो पैरा ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा कम एसिडिक होगा। इस बार मेटा लीस्ट एसिडिक होगा, पिछली बार मेटा मोस्ट एसिडिक था, इस बार लीस्ट एसिडिक होगा। मेटा लीस्ट एसिडिक हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास में ऑर्थ और पैरा है, उनके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ है, माइनस आर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो आर के बाद क्या चेक करते हो, एच,
और H के दो मतलब बोले मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। NO2 हाइपर तो करता नहीं है, तो लिखो अपनी कॉपी में नो हाइपर, हाइपर तो होगा नहीं। तो H में कुछ और भी होगा क्या? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो आपने कहा NO2 जो ग्रुप है वो इस तरह का ग्रुप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा मतलब इस हाइड्रोजन पे इस ऑक्सीजन का भी अट्रैक्शन होगा, इस ऑक्सीजन का भी अट्रैक्शन होगा। अब जब दोनों का अट्रैक्शन होगा तो इसकी मीडियम को H+ डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? पैरा वाला ज्यादा एसिडिक हो गया, ऑर्थो वाला कम एसिडिक हो गया। मैं सारे इफेक्ट नहीं लिखता, अब मैं यहाँ पे इंडक्टिव भी लिख दूं, सारे इफेक्ट लिख दूं ना। सबसे पहले मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखो, मेटा साइड में जाएगा, ठीक है। मेटा जब साइड में चला जाए तो बचे हुए ग्रुप को क्या कर लो आपके उसमें सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट के बेसिस पे क्या कर लो, आंसर दे सकते हो। ऐसे हम लोग एसिडिक सेन देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन में नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन CH बॉन्ड करता है और CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट करते हैं, ONF से जुड़ा हुआ H, ठीक है। तो ये कंपटीशन में नहीं आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। यस सर। यस सर। तो हम इसे आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न हो गया, ठीक है। आपके सामने कभी भी कोई भी कंपाउंड मिले उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप इसी तरीके से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो OH, फिर हमारे पास में OH एंड देन OH, ठीक है। फटाक से एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। मैंने एक NO2 लगाया, मैंने यहाँ पे 2 NO2 लगाए और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगाए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? हम सारे इफेक्ट एक साथ में नहीं लिखेंगे, ओनली मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट से हम क्या कर लेंगे, आंसर दे देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ मेरे पास में ऑर्थो पे ग्रुप है, इधर ऑर्थो एंड पैरा पे ग्रुप है, इधर ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या हो जाएगा आपका इसमें ग्रुप हो जाएगा। हम बोल सकते हैं एक ग्रुप का -R इफेक्ट, 2 ग्रुप का -R इफेक्ट, 3 ग्रुप का -R इफेक्ट, ठीक है। अब अगर -R से ही आंसर आ रहा है तो मुझे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़े आराम से एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अगर लगा दिए जाए और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो उसे हम आराम से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसी फिनॉल पर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमारा फिनॉलिक ग्रुप है, फिनॉलिक ग्रुप, फिनॉलिक ग्रुप एंड फिनॉलिक ग्रुप, ठीक है। इस पे अगर हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इस पर अगर हम लोग OMe ग्रुप लगा देते हैं, OMe ग्रुप, OMe ग्रुप एंड OMe ग्रुप, देन एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बोलूंगा फिर से ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। OMe का ऑर्थो पे क्या लगेगा, +R इफेक्ट। मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस तो होता नहीं है तो -I इफेक्ट। इधर भी क्या लगेगा, +R इफेक्ट। +R से डोनेट करेगा, +R से डोनेट करेगा, -I से विड्रॉ करेगा। सेकंड इज मोस्ट एसिडिक, सेकंड मोस्ट एसिडिक हो गया। फर्स्ट और थर्ड का आंसर कैसे देखें? कोई बताएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई एक्सप्लेन करना पसंद करेगा या मैं ही करूं? बेसिक, आज हम ज्यादा हाईफाई बात नहीं कर रहे, बेसिक बातें कर रहे हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, तो तसल्ली से पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, तो अब अगर मेरे को यहाँ पे मेटा मोस्ट एसिडिक हो गया, अब इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन किस तरीके से करें, अब आपको ये बताना है, ठीक है। रेजोनेंस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इस जगह पे और इस जगह पे, तो अब आप क्या देखोगे, R के बाद में H देखोगे। H का मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हारा दिमाग में आएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, नहीं करेगा। नहीं सर। NO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, क्यों? याद करो, मैंने आपको बताया था रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H+ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने बोला NO2 -R है, -R है तो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इधर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तुमने यहाँ पे बोल दिया ये +R है, दैट मीन्स इसका लोन पेयर तो रिंग के अंदर गया, और रिंग के अंदर गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आप बोलोगे नो H बॉन्डिंग, कोई इफेक्टिव हमारे पास में H
बॉन्डिंग इधर होने वाला नहीं है। कह रहा बहुत अच्छा, इधर कोई इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट और डिसाइडिंग फैक्टर नहीं निकला तो अब आप थर्ड पे जाओ। थर्ड पे जाओगे तो क्या बोलोगे, इधर लगेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, यहां लगेगा माइनस आई इफेक्टिव, इधर माइनस आई जाते जाते क्या हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे आप बता सकते हो कि हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एनायन यहां पर क्या बनेगा, ज्यादा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। इस तरह से आप फिनॉल की क्या बता सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे इफेक्ट एक साथ नहीं लिखते हैं, सबसे पहले मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखिए, देन मेटा साइड में कर लीजिए, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इजीली आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने किसके अंदर देखा, फिनॉल में देखा। अब आप कैसा फिनॉल पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा के आप एसिडिक स्ट्रेंथ बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास में फिनॉल, आप और भी ग्रुप लगा के आंसर दे सकते हैं। फिनॉल की हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखी, बट अपने सिलेबस में एक और फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास में जो COOH ग्रुप होता है, ये ट्राइंगुलर ग्रुप होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर ग्रुप होता है, साइज में लार्ज ग्रुप होता है। लार्ज ग्रुप क्यों होता है, इधर हमारे पास में ऑक्सीजन है, इधर भी हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये लार्ज ग्रुप होता है, ट्राइंगुलर ग्रुप होता है। OH ट्राइंगुलर ग्रुप नहीं है, और उसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अमॉन्ग OH एंड COOH मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास में लार्ज ग्रुप है, ठीक है, साइज में बड़ा ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग अगर देखा जाए तो वो कौन हमारे पास में आपका इसमें महसूस करेगा, COOH ग्रुप पे स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिनॉल पे हमें स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम बेंजोइक एसिड में सिमिलर कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेंजोइक एसिड अगर बना दें हम लोग, यहाँ पे बना दे COOH, ठीक है, इधर भी बना दे COOH ग्रुप, ठीक है, और इधर भी हम लोग क्या कर ले, COOH ग्रुप अगर हम लोग लगा दें, ठीक है। तो अभी अगर मुझे कोई बोले इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कीजिए, ऑर्डर बताइए, मैं बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तीनों का सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप अटैच करते हैं। ऑर्थो पे हमने ग्रुप अटैच किया, मेटा पे ग्रुप अटैच किया, पैरा पे हमने क्या कर दिया, ग्रुप अटैच किया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ जाएगा, आपने एक इफेक्ट सुना होगा, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास में COOH ग्रुप पे लगता है, फिनॉल में नहीं लगता है। तो ऑर्थो इफेक्ट है क्या, ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक क्राउडिंग का क्या होता है, इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजों का, चिलेशन का इफेक्ट होता है। ऑर्थो पे जुड़ा हुआ ग्रुप हमारे पास में ट्राइंगुलर COOH के साथ में बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला जो आपका इसमें कंपाउंड और तो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है, वो मेटा और पैरा की तुलना में बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप अलग अलग अगर आप देंगे तो आपको हर बार एक्सप्लेनेशन अलग मिलेगा, जिसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये सारा डेटा IL फिनार एंड पीटर साइक्स बुक से लिया गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दो बुक का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, उन बुक से हम इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल डिटेल के अंदर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जेई में क्वेश्चन आया और मुझे इमीडिएट आंसर देना है। इतने सारे इफेक्ट अगर आप बताओगे, चिलेशन बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओगे, स्टेरिक क्राउडिंग बताओगे, अगर मैं कुछ भूल गया और उसके बाद में मैं आंसर अगर सही नहीं टिक कर पाया तो गड़बड़ हो सकती है। तो एक मैंने, आप बोल सकते हो खुद का एक होम में ट्रिक बना रखा है, वो मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक के बाद में हर क्वेश्चन को डिटेल में क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसे याद रखने का बड़ा सीधा सिंपल सा तरीका है। COOH एक बल्कि ग्रुप है, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, COOH एक बल्कि ग्रुप है, ठीक है। सुमो रेसलिंग होती है तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास में सुमो 1 है, COO ग्रुप एक सुमो 1 है। और तो पोजीशन पे हम एक और सुमो लगा देंगे तो ये सुमो 2 हो जाएगा, ठीक है। दो सुमो के बीच में, दो सुमो मोटे मोटे हमारे पास में स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है, ग्रुप्स के बीच में एक छोटा सा ग्रुप आ जाएगा H।
इसको मैं सीकड़ी बोल देता हूँ। सीकड़ी मतलब एक छोटा सा पतला सा पहलवान, ठीक है। दो सुमो के बीच में एक पतला पहलवान सीकड़ी आ जाएगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होममेड ट्रिक है, ठीक है। तो होममेड ट्रिक है, जल्दी से आंसर देना हो तो ये ट्रिक क्या करेगा आपका, इसमें वैलिड होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले ट्रिक से आंसर देना सीखते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में दो बल्कि ग्रुप के बीच में एक छोटा पहलवान आ गया, पतला पहलवान आ गया, वो फटाक से भाग जाएगा, तो H प्लस मीडियम के अंदर जल्दी से जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे आप बोल सकते हैं सुमो सीकड़ी इफेक्ट। मैं ऑर्थो इफेक्ट नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ सुमो एंड सीकड़ी इफेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। अपना खुद का एक जनरेट किया हुआ इफेक्ट ऐसे बोल देता हूँ। तो हमेशा ऑर्थो वाले कंपाउंड को क्या कर दो, मोस्ट एसिडिक बना दो। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन होगा? एक्सेप्शन लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले फटाक से क्वेश्चन करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक हो गया। कह रहा बहुत बढ़िया, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक हो गया। रीजन क्या है? आप बोलो तो सुमो सीकड़ी, आप बोलो तो ऑर्थो इफेक्ट। मेटा एंड पैरा में आप क्या कीजिए, जगह पहचानिए, ये है मेटा और ये है पैरा, और फिर उस जगह पे लगने वाला अगर आप डोमिनेटिंग इफेक्ट देखेंगे, मेटा पे लगेगा प्लस आई, पैरा पे लगेगा प्लस एच। ये प्लस एच से डोनेट करेगा, ये प्लस आई से डोनेट करेगा। हाइपर से ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो एनायन अनस्टेबल बनेगा, इधर एनायन स्टेबल बनेगा। तो फर्स्ट मोस्ट एसिडिक, फर्स्ट के बाद में कौन आ जाएगा हमारे पास में? सेकंड, सेकंड के बाद में कौन आ जाएगा? थर्ड। ऐसे हम लोग इमीडिएट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां मैंने कोई लॉजिक नहीं बताया जिसके अंदर फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ, लॉजिकल बात मैं अब करूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर इमीडिएट आंसर अगर आपको देना है, तो वो इमीडिएट आंसर आप सुमो सीकड़ी से क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिक अभी भी नहीं आया, लॉजिक देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक एमी ग्रुप लगाता हूं और एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाता हूं, तो हमारे पास में ये सुमो 1 और ये सुमो 2, यहाँ पे ये सुमो 1 और ये सुमो 3, सुमो 3 और बड़ा है तो H प्लस और जल्दी भाग जाएगा, तो 1 and 2 विच वन इज मोर एसिडिक? सेकेंड इज मोर एसिडिक हो गया, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक थोड़ी देर बाद में आएगा जिसको हम डिटेल में देखेंगे। मेरे पास में COH ग्रुप है, अगेन COOH ग्रुप है, ठीक है, अगेन COOH ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ, NO2 लगा देता हूँ एंड NO2 लगा देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और तो वाला उठा के साइड में कर दीजिए, मोस्ट एसिडिक। मेटा पैरा में इफेक्ट देखिए, मेटा पोर्शन पे माइनस आई, इधर लगेगा माइनस आर, माइनस आर से अच्छा विड्रॉ करेगा, माइनस आई से कम विड्रॉ करेगा, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। यहां भी मैंने सुमो सीकड़ी बोल दिया, रियलिटी कुछ और है, मैं एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन इमीडिएट आंसर देना हो, हम इमीडिएट आंसर सुमो सीकड़ी से दे देंगे, और तो वाले को साइड में कर लेंगे, मेटा पैरा में क्या करेंगे, इफेक्ट देख के क्या कर लेंगे, आंसर दे लेंगे, ठीक है। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और इमीडिएट हमें क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ OH है, इधर भी OH है, ठीक है। सुमो सीकड़ी लगा के आंसर दे सकते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है, रियलिटी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और तो पोजीशन पे मेरे पास में ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और तो पोजीशन पे मेरे पास में ग्रुप दे रखा है, तो मैं क्या कहूंगा, और तो पे और तो इफेक्ट लगेगा, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक। सेकंड एंड थर्ड में हम लोग पोजीशन पहचानेंगे, यहाँ लगेगा माइनस आई, इधर लगेगा प्लस आर, ये प्लस आर से डोनेट करेगा, एनायन को अनस्टेबल बनाएगा, ये एनायन को स्टेबल बनाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद में क्या हो गया, 3 हो गया। आप बोलेंगे इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने और तो इफेक्ट बोल के या सुमो सीकड़ी बोल के क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, है क्या ये इफेक्ट? तो IL फिनार लिखता है एनामोलिक बिहेवियर इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। एनामोलिक बिहेवियर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है, ठीक है। एनामोलिक बिहेवियर इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, ठीक है। जब हम लोग ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें एनामोलिक बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। वो एनामोलिक बिहेवियर ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये इफेक्ट कैसे कैसे होगा, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन एंड देन क्या होगा आपका इसमें, स्टेरिक क्राउडिंग से देखने को मिलेगा। कह रहा कैसे, क्यों बढ़ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ,
ईच एंड एवरी केस को हम लोग क्या करते हैं, अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दो बुक का रेफरेंस है, पीटर साइक्स एंड आई.एल. फिनार। इन दोनों बुक से मैंने क्या किया, सारा एक्सप्लेनेशन क्या किया निकाला, उसको हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास में एक सिंपल बेंजोइक एसिड अगर दे रखा है, ठीक है। बेंजोइक एसिड के अंदर CO एक -R ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ले सकता है और इधर लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ले सकता है। दो डायरेक्शन से जब रेजोनेंस होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो हमारे पास में इस मॉलिक्यूल में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ से भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है। CO का पोलर पाई बॉन्ड -R इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर से गया तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर से गया, इस ऑक्सीजन पे कुछ del1 बन रहा है। वो del1 सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर कम डेवलप होगा तो ये यहाँ से हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी कम करेगा, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज अच्छे से नहीं करेगा और हमारे पास में मीडियम में H+ क्या करेगा, कम लिबरेट करेगा। अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आप इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, इमीडिएट हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके H+ को क्या करेगा, मीडियम में फेंक देगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, COOH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्कियर ग्रुप लगा देते हैं। जितना बल्कियर ग्रुप लगाओगे उतना अच्छा है। ये बल्कियर ग्रुप क्या करेगा, जो हमारा ट्राइंगुलर ग्रुप है उसमें OH ग्रुप या ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ में रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस COOH 90 डिग्री का रोटेशन ले लेगा, घूम जाएगा। अगर COH ग्रुप घूम जाएगा तो COH का जो ये C और O वाला जो पाई बॉन्ड है और ये बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है, ये हमारे पास में डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा। दैट मीन्स CO ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेंस करना छोड़ देगा। तो जब ये बेंजीन से रेजोनेंस करना छोड़ देगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा और जो भी रेजोनेंस होगा वो केवल और केवल कहाँ से होगा, OH से होगा। 100% OH ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं SIR इफेक्ट। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, टर्मिनेट हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो बेंजीन का कॉन्जुगेशन COH से खत्म हुआ, बेंजीन का रेजोनेंस जब COH से खत्म हुआ तो अब 100% रेजोनेंस हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप करने लगा। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो ये इस OH बॉन्ड को इजीली ब्रेक करके, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके इजीली मीडियम में बॉन्ड ब्रेक करके क्या फेंक देगा, H+ फेंक देगा और हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड में हमारे पास में ड्यू टू SIR इफेक्ट बेंजीन का क्रॉस कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, इफेक्टिव रेजोनेंस COO ग्रुप में होने लगा और जब COO ग्रुप में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी, एनायन स्टेबल मिलेगा, तो हमारे पास में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और मीडियम में H+ आयनों की कंसंट्रेशन जो होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जो फर्स्ट केस आप देख रहे थे, हम लोग वापस से आते हैं, एक एक केस को देखते हैं। एमी ग्रुप COH ग्रुप को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, बेंजीन से कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, H निकल के जो एनायन है वो COO ग्रुप के साथ में इफेक्टिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ जो Me है ये COH को आउट ऑफ प्लेन नहीं ले जाएगा, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन चलता रहेगा, इधर से भी रेजोनेंस होगा, इधर से भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी इस तरफ से भी रेजोनेंस होगा, इस तरफ से भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा ग्रुप अगर आप लगाएंगे उतना ही हमारा COH आउट ऑफ प्लेन जाएगा, SIR की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कह रहा बहुत बढ़िया, ये तो हमें समझ में आया। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं
वो स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट करते हैं। बड़ा अल्काइल ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, छोटा अल्काइल कम स्टेरिक क्राउडिंग। कह रहा है NO2 क्या कर लेगा, NO2 अगर आप ऑर्थो पे लगाओगे तो NO2 ऑर्थो पे लगाने पर किसी भी तरह का कोई ऐसा स्टेरिक की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है। NO2 लगाने से क्या हो जाता है, हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोग COH की ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर लेते हैं तो क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये हमारा COOH ग्रुप है एंड दिस वन इज NO2। NO2 में एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एंड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में हम डोनर पे प्लस एंड एक्सेप्टर पे माइनस बना सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस बना दिया। आप बोलोगे COH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अपना H प्लस मीडियम में डोनेट कर दे तो COO माइनस बनेगा। ठीक है, हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बहुत स्टेबल हो जाए, प्रोडक्ट को अगर बहुत 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 ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा उतना ही मीडियम में H प्लस आयन होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, चेक करते हैं। मैं पहले बना लेता हूँ फिर अपन लोग देखते हैं। तो NO2 ग्रुप जब हम लोग ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइनस आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से चिलेशन हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयोनिक अट्रैक्शन में कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होता है, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। आयोनिक अट्रैक्शन क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, और आयोनिक अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ड्यू टू दिस चिलेशन, ये आयनिक अट्रैक्शन और चिलेशन की वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपका, इसमें बढ़ जाएगी। मुझे कैसे भी करके इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भेजना है क्योंकि मैं चाहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka बढ़ जाए, मॉलिक्यूल इजीली बॉन्ड ब्रेक करे, H प्लस इजीली क्या करे, लिबरेट करे। तो हर ग्रुप एक डिफरेंट इफेक्ट शो करेगा यहां पर, और इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले ग्रुप का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। तो या तो आप इतने सारे इफेक्ट ध्यान रखो, स्टेरिक क्राउडिंग, चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि ऑर्थो पे जुड़ा हुआ ग्रुप सूमो है, COH खुद एक सूमो है, दो सूमो के बीच में एक छोटा ग्रुप फंसेगा, वो भाग जाएगा। तो कह रहा ठीक है, NO2 भी हमें समझ में आ गया, NO2 के अंदर चिलेशन हो जाएगा। ऑर्थो पे होगा तो ये चिलेशन होगा, मेटा पे अगर NO2 होगा तो ऐसा चिलेशन नहीं होगा, पैरा पे होगा तो भी चिलेशन नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो उनमें चिलेशन हो नहीं पाएगा। कह रहा बहुत बढ़िया, ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो कह रहा अगर हम लोग ऑर्थो पे, जो जेई का क्वेश्चन था, वो जेई का क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में अगर COOH ग्रुप की ऑर्थो पे अगर हम लोग OH लगा दें, ठीक है, तब क्या हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है मेटा और पैरा की तुलना में। इसका भी रीजन यही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, चेक करते हैं। ठीक है, COH अपना H रिमूव करेगा, COO माइनस बनाएगा, ठीक है, और वो O माइनस OH ग्रुप के साथ में क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अभी भी हो रहा है, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूट्रल ग्रुप्स के बीच में हो रही है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H प्लस बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसमें एक प्रोटॉन डोनर होता है और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर पे आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये न्यूट्रल ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हमारे पास में एनायन और OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, और ज्यादा इफेक्टिव होगी तो एनायन स्टेबल बनेगा, और एनायन स्टेबल बनेगा, ऐसा स्टेबल एनायन मेटा और पैरा पे नहीं बनेगा, तो भी ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो कुल मिला के मुझे करना क्या है, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बनाना है तो एनायन को स्टेबल बनाओ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है ऐसे तो हर ग्रुप अलग अलग इफेक्ट शो करेगा, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एग्जैक्टली, हर ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट शो करता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए IL फिनार ने बोला एनामोलिक बिहेवियर इन एसिडिक स्ट्रेंथ when ortho substituents are attached
at COOH group और benzoic acid is known as ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट एक चीज का इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स का क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट का इफेक्ट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है, चिलेशन का इफेक्ट होता है। तो कह रहा है अगर मैं एक OH की जगह अगर 2 OH लगा दूं तो ऑर्थो पे कह रहा और अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? अगर ये COH होता, मैं यहाँ OH लगा देता, यहाँ OH लगा देता। अब अगर मैं COH का H रिमूव करूंगा, COO माइनस बनेगा, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक जैसी स्ट्रक्चर बना के माइनस माइनस को डिस्पर्स करेगा। एक OH इधर होगा, एक OH इधर होगा, ये दोनों इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एनायन को बहुत 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 ज्यादा स्टेबल बना देंगे, ऊपर वाले एनायन से भी ज्यादा स्टेबल बना देंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम तो और आगे जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम और आगे जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा हमारे पास में, बढ़ जाएगा। यानी जब हमारे पास में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सेम होती है तो हम बोलते हैं जिसका एनायन स्टेबल, उसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मीडियम H प्लस आयनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रियल क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछा गया था वो ये था, COOH ग्रुप, ऑर्थो पे 2 OH लगा दीजिए, फिर उसके बाद में था COOH ग्रुप एंड देन 1 OH लगा दीजिए, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, COOH ग्रुप, मेटा पे OH लगा दीजिए, और उसके बाद में था ये 4 ग्रुप दे रखे थे एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था। ठीक है, तो यहाँ मैं बोलूंगा डबल ऑर्थो इफेक्ट, और यहाँ पे सिंगल ऑर्थो इफेक्ट, सुमो सीक्रेट भी बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो इसका जो एनायन बनेगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसका सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फर्स्ट मोस्ट एसिडिक, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में जगह है मेटा, ये है पैरा। मेटा पे लगेगा -I, पैरा पे लगेगा +R। ये +R से डोनेट करेगा, ये -I से विड्रॉ करेगा। ऑब्वियस ही बात है, इस H को निकाल के जो एनायन बनेगा वो विड्रॉ होने की वजह से स्टेबल होगा। तो 1 2 3 एंड क्या हो गया, 4 हो गया। IIT कभी भी कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। इसको हमने बड़े आराम से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा OH स्मॉलर ग्रुप है, COH लार्जर ग्रुप है, ट्राइंगुलर ग्रुप है, और ट्राइंगुलर ग्रुप पर एक इफेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं SIR इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ये SIR क्या होता है, ये तो ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ हमें समझ में आ गई। तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का मैंने एक प्रॉपर पैटर्न बताया। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का प्रॉपर पैटर्न क्या था, सबसे पहले जगह पहचानो, उस जगह पे उसका मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखो, मेटा को साइड में कर दो, और तो पैरा का सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर दे लो। COH की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका, और तो वाला साइड में कर लो मोस्ट एसिडिक, और तो वाला मोस्ट एसिडिक, मेटा पैरा में आप इफेक्ट देके क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको फास्ट कैलकुलेट करना है, और तो वाले को साइड में कर लो मोस्ट एसिडिक, मेटा पैरा में आप क्या कर लो, इफेक्ट देख के आंसर दे लो। मेटा पे इंडक्टिव लगेगा, पैरा पे रेजोनेंस हाइपर और इंडक्टिव देख के आप आंसर दे सकते हो। तो आप बोलोगे इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्सेप्शनल केस है क्या, हर बार एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े, कोई जरूरी है क्या, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बस एक ही कंडीशन में होता है, और वो कंडीशन होती है अगर आप COOH की ऑर्थो पोजीशन पे एक बेसिक ग्रुप लगा दो। तो कह रहा बेसिक ग्रुप लगा दिया मतलब अमाइन बेस होते हैं, ठीक है, उन पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कह रहा क्यों कम हो जाएगी, चेक करते हैं। ठीक है, COH मेरा एक एसिड है, और तो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो मैं कहूंगा ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या करेगा, जो अंदर ही बेस पड़ा हुआ है उसी को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। उसी को अगर प्रोटोनेट कर देगा तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CO- NH3+। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कंपाउंड में प्लस हो, कंपाउंड में माइनस हो, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर आयन बोला जाता है। ठीक है, ज्विटर आयन बन गया। तो COH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने H+ दिया, और तो इफेक्ट की वजह से यहां भी COH की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन उसने मीडियम को H+ नहीं दिया, अंदर ही जो मेरा NH2 था उसको क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। जबकि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या सीखा था, बॉन्ड तोड़ के मीडियम को H+ डोनेट करने का एबिलिटी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाता है। यहाँ आपका ऑर्थो वाला सबसे कम एसिडिक है, बस यही एक कंडीशन है, जब ऑर्थो पोर्शन पे COH के हम लोग ग्रुप लगाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फर्स्ट यहाँ पे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, बचे हुए दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ -I और यहाँ लगेगा +R, क्योंकि ये जगह मेटा है और ये जगह पैरा है। NH2 -I से खींचेगा और ये +R से क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2 यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक, देन हमारे पास में 3 एंड देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे आप बेंजोइक एसिड
की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ग्रुप लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, फिनॉल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ग्रुप लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही एक एक्सेप्शनल केस था। बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना ज्यादा आसान होता है, मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, ऑर्थो वाला मोस्ट एसिडिक होता है, मेटा पैरा में हम लोग इफेक्ट देख के एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा बहुत अच्छे से हमने क्या किया, सारे इफेक्ट भी देख लिए, हाई फाई लेवल पे इफेक्ट देख के भी हमने आंसर देख लिया, और सुमो सीकड़ी से भी क्या कर लिया, आंसर देख लिया। तो इमीडिएट आंसर देना भी आना चाहिए और पूरा एक्सप्लेनेशन भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऐसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी का एक्चुअली हमेशा सिर्फ हाई फाई बातें नहीं होनी चाहिए, कभी कभी बेसिक बातें भी होनी चाहिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, COOH एसिड क्यों है। अगर कोई मुझे बोले कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, क्यों, ये एसिड क्यों है, मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ, तो हम कहेंगे ये एसिड इसलिए है क्योंकि ये H+ निकालता है। नहीं, अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको 0 नंबर मिल सकता है लिखने में। ठीक है, COH एक एसिड है, क्यों एसिड है, अगर इसको एक्सप्लेन करना है मैं फिर से बोलूंगा, एक रिएक्टेंट होता है एंड एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट जितना स्टेबल बनेगा, इक्विलिब्रियम उतना ही क्या करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। और जब ये फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये हमारा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो मीडियम में H+ आयनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, कंपाउंड बिकम मोर एसिडिक हो जाएगा। चेक करते हैं, COH में रेजोनेंस होता है, हाँ होता है। COH में जब रेजोनेंस होता है तो हमारे पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और वो स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर एंड वन आयोनिक स्ट्रक्चर बना। ऐसे स्ट्रक्चर्स बोला कहलाते हैं हमारे पास में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और ये वाला आयोनिक है। दैट मीन्स ये स्टेबल है, न्यूट्रल और आयनिक में न्यूट्रल स्ट्रक्चर स्टेबल होती है। तो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल फर्स्ट स्ट्रक्चर का करेक्टर ज्यादा लेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर का करेक्टर कम लेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल का ये लोन पेयर यहीं रहना पसंद करेगा, डीलोकलाइज होके ये वाला स्ट्रक्चर बनाना कम पसंद करेगा, यानी इसका डीलोकलाइजेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब आप जाते हैं तो हमारे पास में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होकर के सिमिलर स्ट्रक्चर या हम बोलेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। तो मॉलिक्यूल थर्ड स्ट्रक्चर में भी स्टेबल है, फोर्थ में भी स्टेबल है। तो मॉलिक्यूल ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाना पसंद करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाना पसंद करेगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव कॉन्जुगेशन, इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा। प्रोडक्ट में रेजोनेंस इफेक्टिव है, रिएक्टेंट में रेजोनेंस लेस इफेक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट स्टेबल है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो मीडियम H+ आयनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको कोई बोले कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है, तो कभी भी ऐसा जवाब मत देना कि वो H+ देता है। ये बताओ H+ क्यों डोनेट करता है। COOH रेजोनेंस करता है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, COO- इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, मीडियम H+ आयनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो सिमिलर क्वेश्चन अगर हमसे बोले, एक COOH है और एक फिनॉल है, ठीक है, एक COH है और एक फिनॉल। ये क्वेश्चन जेई जब सब्जेक्टिव हुआ करता था उस जमाने में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन है, फिनॉल भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, फिनॉल H+ डोनेट करेगा एंड देन क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। IIT ने क्या किया, बदमाशी किया। क्या बदमाशी किया, जब COH H+ रिमूव करता है, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलेट आयन ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिनॉल जब H+ रिमूव करता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ये टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो 5 बनाएगा तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छा रेजोनेंस होगा। ठीक है, और उन्होंने कहा एक्सप्लेन कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो ये तो 2 बना रहा है फिर भी ज्यादा एसिडिक है, और ये 5 बना के भी ज्यादा एसिडिक नहीं है। उसका क्या रीजन हो सकता है, तो उसका रीजन बड़ा सीधा सिंपल सा रीजन है, COH हमारे पास में जो रिएक्टेंट था उसमें रेजोनेंस लेस इफेक्टिव था, प्रोडक्ट का रेजोनेंस इफेक्टिव है। इक्विलिब्रियम किधर गया, फॉरवर्ड गया। अच्छी बात, फिनॉल जब रेजोनेंस करता है तो ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और वो पांचों की पांचों स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट ही होती है।
क्या मतलब हुआ, मैं बना के बता देता हूँ आपको। एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिनॉल में जब आप रेजोनेंस करेंगे तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। ये न्यूट्रल बनेगा, बाकी स्ट्रक्चर आयनिक बनेंगे। फिनॉक्साइड में भी नॉन इक्विवेलेंट ही बनेंगे। O माइनस है, O माइनस से अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा, C माइनस बनेगा। तो ये इक्विवेलेंट का है, ये भी नॉन इक्विवेलेंट है। तो रिएक्टेंट भी 5 स्ट्रक्चर बना रहा है, 5 स्ट्रक्चर बना रहा है। प्रोडक्ट भी 5 स्ट्रक्चर बना रहा है। तो 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे, 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे। ये भी लेस स्टेबल, ये भी लेस स्टेबल। तो इन दोनों के अंदर कोई बहुत भयंकर स्टेबिलिटी में तो अंतर है ही नहीं। जब इनके अंदर एनर्जी में डिफरेंस है ही नहीं तो इसका इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जाता है। तो एक्सप्लेन कीजिए, COOH जब H प्लस रिमूव करता है COO माइनस बनाता है, उसकी केवल 2 स्ट्रक्चर बनती है, फिर भी ये कंपाउंड मोर एसिडिक है फिनॉल की तुलना में। तो हम इसको एनर्जी लेवल प्रोफाइल पर अगर रिप्रेजेंट करके बताएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि COOH का रेजोनेंस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है, लेकिन जब COO माइनस बनता है उसका रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। और ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से क्या बनना पसंद करेगा, प्रोडक्ट बनना पसंद करेगा, फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा। फिनॉल, फिनॉल में भले ही रेजोनेंस हो रहा है, वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का। फिनॉक्साइड, वो भी नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का। तो फिर डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस बहुत कम है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो जब कोई खास फायदा हो ही नहीं रहा है तो कौन सा कंपाउंड मोर एसिडिक होगा, COH मोर एसिडिक होगा। ठीक है, SO3H और ज्यादा एसिडिक होता है, एक्सप्लेन कीजिए। SO3H में 3 नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी और उससे जो SO3 माइनस बनेगा उसमें 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है, तो ये इक्विलिब्रियम और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा और एसिडिक सेन बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि एनायन, एनायन जो होता है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से क्या होता है आपका, इसमें स्टेबल होता है। तो उसमें सिर्फ एनायन नहीं देखना होता है, रिएक्टेंट वर्सेस एनायन देखना होता है। रिएक्टेंट में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, प्रोडक्ट में इक्विवेलेंस रेजोनेंस हो रहा है, तब इक्विलिब्रियम क्या करता है, फॉरवर्ड क्या करता है, माइग्रेट करता है। इस एनर्जी लेवल प्रोफाइल से मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड कंपाउंड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, मैं बोलूंगा 3 1 2। सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन क्या होता है आपका इसमें फिनॉल। हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या किया जाता है, उसमें देखा जाता है। तो रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट के बीच में हमें क्या करना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो ये चीज हमने पूरा डिटेल के अंदर क्या किया, एनालाइज किया। सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का नाम स्क्वायर जैसा एसिड होता है। ये स्क्वायर जैसा है, हम इसको स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं। स्क्वायरिक एसिड में भी अगर आप रेजोनेंस करेंगे तो ये अभी नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप करें रेजोनेंस तो रेजोनेंस करके बता सकते हैं, हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे प्लस और इधर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, डबल बॉन्ड हो, एंड यहाँ पे OH ग्रुप होगा। ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ये आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में कोई रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिएगा बहुत 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 इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। क्यों, ये डायाबेसिक एसिड है, मतलब ये कंपाउंड 2H प्लस रिमूव करता है। कह रहा 2H प्लस क्यों रिमूव करता है, अगर ये 2H प्लस रिमूव करेगा तो जो डाई एनायन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो कैसे स्टेबल होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, और फिर हर एक के अंदर एरो बना के भी हम स्ट्रक्चर बनाना क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो कैसे स्टेबिलिटी लेता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ 2 O माइनस है प्रोडक्ट के अंदर, एंड देन हमारे पास में 2 CO है। ठीक है, हमने 2 O माइनस को इधर बनाया, अब 2 O माइनस को इधर बनाएंगे, तो 2 O माइनस को हमने इस तरफ बना दिया, बचे हुए दोनों को डबल बॉन्ड O बना दिया। ठीक है, जहाँ O माइनस होते हैं उधर डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब 2 O माइनस को इस तरफ बना दीजिए, इन दोनों को डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब 2 O माइनस को इन जगह पे बना दीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड। आप बोलोगे ये स्ट्रक्चर फटाफट तो हमने बना ली, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। एरो पुशिंग से अगर आपको बताना ये कैसे बने स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में कैसे कन्वर्ट हुआ,
तो आप बोलोगे इस O माइनस ने डोनेट किया एंटी बॉन्डिंग में, इसने आगे एंटी बॉन्डिंग में डोनेट किया, ये बॉन्ड ब्रेक होके शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये O माइनस और ये O माइनस, यहाँ पे 2 O माइनस बन गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, बनने वाले चारों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कह रहा बहुत बढ़िया। चारों में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे डिस्पर्स हो रहा है, कह रहा बहुत बढ़िया। रिंग में केवल एक पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। एक पाई बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन का पूरी रिंग के अंदर इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है इस जगह पे। एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा तो सिस्टम में क्या होगा भाई, एरोमेटिसिटी आएगा। तो यहां पे हमारा जो एनायन बनेगा वो एरोमेटिक क्या बनेगा, एनायन बनेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एरोमेटिक बनेगा। बनने वाला एनायन बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट की तुलना में, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अच्छा खासा एसिड हो जाएगा। एक्सप्लेन कीजिए स्क्वायरिक एसिड एक अच्छा एसिड है, तो आप बोलेंगे रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट का जो एनायन बन रहा है वो बहुत 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 ज्यादा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो जैसा स्क्वायरिक एसिड होता है वैसा ही एक रोडाजोइक एसिड भी होता है, ठीक है। और ये और भी ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन है जब इसमें से हम लोग 2H प्लस रिमूव कर देंगे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2H प्लस रिजल्टेंट जो एनायन होगा डाई एनायन, ये 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बिल्कुल इसी तरीके की 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी और उसकी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 5 ऑक्सीजन पे होगा। एनायन रिएक्टेंट की तुलना में और ज्यादा स्टेबल बनेगा। दैट मीन्स फर्स्ट कंपाउंड के कंपैरिजन में सेकंड कंपाउंड और ज्यादा एसिडिक है। एलजी वेड बुक से ये क्वेश्चन उठाया फर्स्ट सेकंड, एंड अगर हमको कहते हैं थर्ड कंपाउंड भी अगर दे दिया जाए हमें तो थर्ड कंपाउंड और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। रीजन बताइए थर्ड कंपाउंड और ज्यादा एसिडिक क्यों हो जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ 2H प्लस आयन रिजल्टेंट डाई एनायन जो होगा वो बहुत 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 ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्टेबल हो जाएगा। 6 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और इसमें भी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। स्क्वायरिक एसिड की मैंने सारी स्ट्रक्चर आपको बना के बताई, इसके स्ट्रक्चर खुद बनाना, इसके स्ट्रक्चर खुद बनाना। तो अमंग 1, 2 एंड 3 हमारे पास में थर्ड कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है, देन सेकंड, देन क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका इसमें ज्यादा होगा। आप ये चीज कर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, हमें कभी कभी क्या है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, ठीक है। इससे अच्छा बुक मैंने तो नहीं देखा, इसने सब कुछ लिखा है लेकिन समरी के फॉर्म में लिखा है, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया है। तो 12th क्लास एनसीईआरटी में जो हमारे पास में चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रखा है, पूरा सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर दे रखा है। उस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को आपको क्या कर लेना है, अपनी कॉपी में क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। उससे जेई मेंस में 10 टाइम्स तक क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो जेई मेंस है उनके अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एनसीईआरटी में लिखी हुई हर बात हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ पीएचडी नहीं करेंगे, हमें नंबर भी लाने हैं, ठीक है। तो नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे तो अगर एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, वहां से हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। और वहां पे आपको कुछ दिखाई देगा, एक HCOH होता है, एक MECOH होता है और एक PHCOH होता है। इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आपको दिखाई देता है, उसे आपको क्या करना है, अच्छे से क्या कर लेना है, देख लेना है क्या होता है। इसके बारे में हम चर्चा क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो आप लोगों ने देखा एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से कम और ज्यादा हो जाती है, ये हमने क्या किया यहाँ पे सीख लिया। हाँ, एक इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, हमने यहाँ पे यूज लिया SIR। ये क्या होता है सर, इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जब कभी भी हमारे पास में एक ट्राइंगुलर ग्रुप होता है, ट्राइंगुलर ग्रुप, ठीक है, इस ट्राइंगुलर ग्रुप पर अगर बड़े एटम्स जुड़े हुए हैं, जैसे ये हमारा एक COH ग्रुप है, COH एक ट्राइंगुलर ग्रुप है,
ठीक है, और यहाँ हमने ऑक्सीजन लगाया, यहाँ हमने ऑक्सीजन लगाया, ये बड़ा एटम है, ठीक है। कह रहा छोटे एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, ये स्मॉलर ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्मॉलर एटम होते हैं, ये नहीं लगाने हमें, ठीक है, क्योंकि इनका स्टेरिक क्राउडिंग इतना ज्यादा नहीं होगा। तो हमने ट्राइंगुलर ग्रुप पे एक O लगाया है, कह रहा H भी तो लगाया है, H नहीं लगाया है, एक और OH लगाया है, ठीक है। अगर हमारे पास में एक ट्राइंगुलर ग्रुप हो और उसमें H, D और T को छोड़ के कोई भी दूसरा एटम जुड़ा हुआ, इसको हम बल्कि ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। COOR, ये भी एक ट्राइंगुलर ग्रुप है, यहाँ भी हमने क्या कर रखा है, एक बल्कि ग्रुप लगा रखा है। CONH2, ये भी एक ट्राइंगुलर ग्रुप है और बल्कि ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगुलर ग्रुप बता सकते हैं। NO2 ग्रुप, ये भी हमारा एक ट्राइंगुलर ग्रुप है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगुलर ग्रुप को हम एरोमेटिक रिंग पर क्या करते हैं, अटैच करते हैं, कह रहा बहुत अच्छा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसकी ऑर्थो पे हम कोई बड़े ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगुलर ग्रुप के ये जो एटम्स है, बड़े बड़े एटम, ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स है और जो ग्रुप है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन ये ट्राइंगुलर ग्रुप प्लेनर नहीं रह पाता। ये ट्राइंगुलर ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करता है, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप उतना ही ज्यादा रोटेशन। अगर बहुत बड़ा ग्रुप ले लोगे तो ये 90 डिग्री क्या कर लेगा, रोटेट कर लेगा। अगर ये 90 डिग्री रोटेट कर लेगा तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग का ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनमें इफेक्टिव कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नहीं होगा। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग रेजोनेंस जो हो रहा है वो हमारे पास में कम हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसको हमने क्या दिया है, नाम दिया है। ग्रुप यहाँ पे ट्राइंगुलर होना जरूरी है। ट्राइंगुलर ग्रुप पे ये इफेक्ट हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। अगर आपने यहाँ ग्रुप लगा दिया, इधर ग्रुप लगा दिया, ये घूम जाएगा, यहाँ ग्रुप लगा दिया, इधर भी ग्रुप लगा दिया, ये भी रोटेट कर जाएगा, इधर ग्रुप अटैच किया, इधर ग्रुप अटैच किया, ये भी रोटेट कर देगा। लेकिन एक्सप्लेन कीजिए, NH2 ग्रुप अगर हमने लगाया, ये ट्राइंगुलर है, इसकी अगर हम औरतों पे अगर हम लोग ग्रुप लगाते हैं, ये रोटेट नहीं होता है। मैंने कंडीशन अटैच की थी, ग्रुप ट्राइंगुलर होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम अटैच नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ बड़ा एटम होना चाहिए। तो NH2 ग्रुप पर हमें SIR इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम यहाँ पे NMe2 ग्रुप अगर लेंगे तो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ग्रुप घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो इसका लोन पे लोकलाइज्ड हो जाएगा, और लोकलाइज हो जाएगा, रिंग से रेजोनेंस नहीं करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मुझे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाना, तो ये बात बताना जरूरी था। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, SO3H ग्रुप पर SIR इफेक्ट लगता है क्या, SO3H ग्रुप पे अगर मैं ऑर्थो पे अगर मैं ग्रुप लगा दूं तो क्या यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा क्या? मैं बोलूंगा SO3H ग्रुप पर SIR नहीं लगता है। मैंने कंडीशन बोल रखी है, ग्रुप मेरा ट्राइंगुलर होना चाहिए। ये तो मेरा टेट्राहेड्रल ग्रुप है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। काउंटिंग कीजिए, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा। sp3 मतलब ये तो ऑलरेडी नॉन प्लेनर ग्रुप है, और अगर नॉन प्लेनर ग्रुप है तो फिर इस पे कोई SIR इफेक्ट लगने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको घुमाओगे तो भी क्या, ऑक्सीजन ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन है, घूमने के बाद में भी आउट ऑफ प्लेन ही रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, हमारे पास में SO3H ग्रुप नॉन प्लेनर ग्रुप है, क्या कभी नॉन प्लेनर ग्रुप में रेजोनेंस हो सकता है क्या? नॉन प्लेनर ग्रुप्स में रेजोनेंस कंडीशनल होता है। अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास में p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और p ऑर्बिटल को मुझे क्या कराना होता है, कोलेट्रल ओवरलैपिंग कराना होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम को प्लेनर होना जरूरी होता है, बिकॉज p ऑर्बिटल 3D में लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल होता है। अगर d ऑर्बिटल देखा जाए, d ऑर्बिटल में 4 लोब्स होती है, और 4 लोब्स होने की वजह से ये 3D में ज्यादा डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं, ज्यादा फैले हुए ऑर्बिटल होते हैं, लार्ज ऑर्बिटल होते हैं। एंड लार्ज ऑर्बिटल्स नॉन प्लेनर स्टेट में भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में रेजोनेंस होता है। आप बोलोगे कैसे रेजोनेंस होता है, सल्फर तो sp3 है,
और sp3 ये तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो इसमें तो रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए। आप सल्फेट में कैसे रेजोनेंस कर रहे हो? बिकॉज सल्फेट का जो पाई बॉन्ड होता है, अगर आप बोलेंगे तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। पी पाई नहीं होता, पी पाई डी पाई होता है। ये भी क्या होता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। मतलब इस पाई बॉन्ड में बनाते वक्त डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और डी ऑर्बिटल 3D में मोर डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं। मोर डिफ्यूज होते हैं तो वो नॉन प्लेनर स्टेट में भी क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं मैंने यहाँ SO3H ग्रुप अगर लिया है तो SO3H नॉन प्लेनर स्टेट में भी रेजोनेंस करता रहेगा। आप ग्रुप लगा दोगे तब भी वो नॉन प्लेनर रहेगा, तब भी रेजोनेंस करता रहेगा। SO3H ग्रुप पर माइनस, मतलब क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट वैलिड नहीं होता है। ये सारी चीज मुझे ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां मुझे डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ये एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। आपने नाम सुना होगा केमेनो4। केमेनो4 में भी तो एमन टेट्राहेड्रल है। CrO4-2, इसमें भी हमारे पास में क्रोमियम टेट्राहेड्रल है। K2Cr2O7, ये सब में रेजोनेंस होता है। और हमारे जो कंपाउंड है वो सब के सब नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो क्या नॉन प्लेनर कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है? हो सकता है। उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? डी ऑर्बिटल का हमारे पास में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये सब हम IOC में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास में ग्रुप होना चाहिए ट्राइंगुलर। ठीक है, प्लेनर ग्रुप होना चाहिए। उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जब मैं ग्रुप लगाऊंगा ये घूम जाएगा, इफेक्ट कहलाएगा SIR इफेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम छोटे ग्रुप होते हैं, इनको लगाने से SIR इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। SO3H नॉन प्लेनर स्टेट में भी रेजोनेंस कर सकता है और उस पर भी SIR वैलिड नहीं होता है। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या कर ली, अच्छे से क्या कर ली, एक्सप्लेन कर ली। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा।